नमस्कार, बाक बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज प्रसून। बाक बेबाक में आज चर्चा उस शख्सियत की जो बिहार नेपाल बॉर्डर पर एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। 18-19 साल उम्र रही होगी। वो लड़का मुंबई जाता है, ट्रैवल एजेंसी में काम करते हुए धीरे धीरे सफलता के शिखर पर बढ़ता जाता है और अंत में एक दिन उसके मन में विचार आता है कि अपने राज्य के लिए क्या किया। वो अपने राज्य लौट कर आता है, राज्यसभा का सदस्य बनता है और उसके बाद फिर तमाम पद के मोह लालच को छोड़कर एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ जाता है जहां उसकी बिरादरी या उसके तबके, उसके समाज के लोग उस पार्टी को वोट नहीं देते हैं और वो मेहनत करता है। और आज वो शख्सियत भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हमारे साथ साबिर अली हैं, पूर्व राज्यसभा सदस्य, सफल बिजनेसमैन और हमेशा चैलेंज को हाथ में लेकर काम करने वाले। साबिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साबिर जी, जैसे ही बीजेपी और मुसलमान ये दो शब्द आता है तो ऐसा लगता है कि दुश्मन है। मुसलमान कभी भाजपा को वोट नहीं देगा। आपको लगा कभी कि आप गलत पार्टी में आ गए हैं या इसके साथ मुसलमान कभी नहीं जुड़ेंगे? आपके लिए चैलेंज बहुत बड़ा है। देखिए, ये बात सच है। मैं ये कहने से मैं पहले भी कहते रहा हूँ, जब मैं पार्टी ज्वाइन किया उस वक्त भी कहा कि ये सच बात है कि मुसलमान जिस तेज़ी के साथ और जिस मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए, उसके कामों को समझना चाहिए, उसके बीच आना चाहिए, वो बहुत कमी रही। मैं 2014 में जब मैं जेडीयू से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया, उससे पहले मैं देश के, चूँकि मैं दिल्ली में रहता था, देश के लोगों से चर्चाएं होती थी। ऐसा लगा कि ऐसी शख्सियत इस मुल्क की बागडोर संभालने आ रहा है जो इस मुल्क को बड़ी तेज़ी के साथ और पूरे समावेशी विकास के साथ इस मुल्क को बड़ी बुलंदियों पर लेकर जाएगा, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। उस वक्त सिर्फ वो कैंडिडेट हुए थे। उसी वक्त मैंने निर्णय लिया कि जो हमारा मुल्क है, इसमें अगर एक तबका, एक ऐसी पार्टी जो बहुत बड़ी पार्टी है, जिसका भविष्य आने वाले 25-30 साल में इस मुल्क पे हुकूमत करने वाली पार्टी है, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। और आज ये सिचुएशन नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं खासकर उन प्रदेशों का बात करना चाहता हूँ, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, जहाँ हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। 14 के बाद मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मुसलमान बड़ी तेज़ी से आई है, लेकिन उसकी जो संख्या है भारतीय जनता पार्टी की साथ आने की, वो कछुआ के चाल के साथ ही सही। लेकिन एक बात और, अभी हाल में हमने सुना प्रधानमंत्री ने अब्बास शख्स का जिक्र किया, उसके बाद पसमानदा स्नेह सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है जगह जगह। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं और हाथ बढ़ा रहे हैं कि आप हमारे साथ आओ, हम आपके दुश्मन नहीं हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री ने ओथ लिया, ये पहला प्रधानमंत्री हैं जो कई देशों को, मुसलमानों को, सूफियाओं को और हर तबके को बुलाकर कई सम्मेलन उन्होंने किया, जिसकी नेतृत्व उन्होंने खुद की। उन्होंने इंटरनेशनल फोरम में ये बात कही कि मुसलमानों की ज़रूरत है इस बात की कि एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। आज तक वो पार्टी या वो लोग, वो शख्स जो इस मुल्क में हुकूमत करते रहे और अपने आप को सेकुलरिज्म का अलंबरदार कहते हैं, यानी झंडा लेके एकदम बहुत सबसे आगे सफ में खड़े रहे, कभी इस तरह की उन्होंने सोच पैदा नहीं की। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है, उसने पूरे देश में उन पसमानदा को समझना होगा। पसमानदा का मतलब होता है, ये उर्दू शब्द है, वो लोग जो पिछड़े हुए हैं। उसमें पिछड़ी जाति के मुसलमानों के हो सकते हैं, अगली जाति के भी लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उमूमन जो है, यानी खासकर जो परसेंटेज वाइज है, वो लोग हैं जो छोटे कारोबार करते रहे, वो जहाँ थे वहीं हैं
और तकरीबन 67 साल कांग्रेस और नन कांग्रेस, वो पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कह के मुसलमान के वोट को लेती रही, वो 65 साल के बाद मैं पार्लियामेंट के अंदर था तो रिपोर्ट पेश किया गया जो उन्हीं के ज़रिए बनाया गया था। और सच्चर कमेटी आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, उसमें ये टिप्पणी की गई कि मुसलमानों की हालत इस देश के दलितों से भी निचले स्तर पर है। ये शर्म की बात है उन पार्टियों के लिए जो ये समझते रहे मुसलमानों को सिर्फ वोट देकर अपनी ज़ुबान, जिसको हमारे यहाँ लफ्ज़ी बोलते हैं, और करते रहे और मुसलमान उसी में खुश होता रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन्होंने जो काम किया उसका, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार के, आज तो गूगल है, आप सर्च मार सकते हैं, और ये कहने में मुझे हर्ष है, गर्व है, फख्र है कि यूपी में मुसलमानों की आबादी 17% होगी। लेकिन जितनी योजनाएं, मैं 4, 5, 6 योजनाओं का जिक्र करना चाहता हूं जिस पे 28% से लेके 38% मुसलमानों को फायदा पहुंचा। अच्छा, जब भाजपा के बारे में बात करता है, आप जेडीयू से हैं, बिहार से आते हैं, नीतीश कुमार के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने महादलित और मुसलमानों के एक तबके, खास करके पसमानदा, उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। आप बहुत नज़दीक से काम कर चुके हैं नीतीश कुमार के साथ, किस तरह की शख्सियत है, खास करके जब उन्हें उल्टा पलटा करते देखते हैं, कभी आरजेडी, कभी महागठबंधन, और आपको क्या लगता है इस बार क्या कारण रहा होगा भाजपा से दूर और तेजस्वी के साथ जाना? देखिए, मैं नीतीश जी को जानता हूँ, मैं व्यक्तिगत किसी के ऊपर प्रहार करना नहीं चाहता, लेकिन सियासत जो नीतीश कुमार की रही है फ्रॉम डे वन, उसमें विश्वास और ठहराव नहीं रही है। उनको जब भी लगा कि मुझे यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनकी व्यक्तिगत वो सीढ़ी को उन्होंने पकड़ लिया या उस लिफ्ट का इस्तेमाल किया। चाहे वो शुरू में कर्पूरी ठाकुर जी हों, उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस जी हों, बीच में लालू जी हों, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हो, और आज तेजस्वी हों, उससे पहले लालू जी हों, तो नीतीश कुमार जी का मैं ये कह सकता हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ कि उनके यहाँ काम भी करते होंगे, काम कर रहे हैं, और उन्होंने शुरू के दिनों में काम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में अच्छा काम किया। इसको ना भारतीय जनता पार्टी नकारती है, बिल्कुल ना भारतीय जनता पार्टी नकारती है, ना बिहार की जनता नकारती है, ना हम नकारते हैं। क्षमता भी हो सकती है उनके अंदर काम करने की, लेकिन उसको उन्होंने डाइवर्ट कर दिया पर्सनल अपॉर्चुनिटी में, और उन्होंने हमेशा ये देखा कि मैं कहाँ शीर्ष पर बने रहूं, और ये इच्छा उनको 2013 में बड़ी तेजी के साथ उफान मारने लगी कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद सिलसिलेवार वाइज, और मैं समझता हूं हमेशा उन्होंने ऐसा काम करते गए कि लोगों में जो देश के प्रति मोहब्बत थी वो हमेशा मजबूत और बहुत मजबूत होती गई। और उसी का एक आज उदाहरण है कि हर घर में, चाहे वो किसी फिरके के लोग हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो। कल मैं देख रहा था यूट्यूब पर और फेसबुक पर एक 4 साल का बच्चा सरदार का झंडा लिए रोड पर दौड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इस देश की जो झंडा के प्रति ये एक सिंबॉलिक है, लेकिन जो देश के प्रति मोहब्बत बनी रहे और जगती रहे, ये ज्वालामुखी की तरह हमेशा एकदम बिल्कुल जगमगाता रहे, ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। विरोधी दल तो कहते हैं कि देखिए लालू नीतीश साथ आ गए, वामपंथी दल साथ आ गए, मुसलमान का वोट मिल ही जाएगा, बैकवर्ड का मिल ही जाएगा, दलित का मिल ही जाएगा, फिर बीजेपी की तो लुटिया डूब जाएगी। कैलकुलेशन उनका तो यही है। मैं आपने जो बात कही ये उनके मन में है, और ये गलती कांग्रेस भी की है, और कांग्रेस ये एक दौर में समझती रही कि मुसलमानों के पास विकल्प क्या है। वो ये समझती रही कि मुसलमानों को हम इस कोने में बना के बिठा दिए हैं कि ये मेरा बधुआ मजदूर है। लेकिन वो भ्रम भी कांग्रेस की टूटी, और यही वजह थी कि कांग्रेस आज धरातल पर गई। 1990 के बाद बिहार, यूपी और झारखंड कांग्रेस लौट कर नहीं आई। ये उसकी भ्रम है, और ये फिर इनकी भ्रम ये लोग जो पाल रहे हैं कि मुसलमानों के पास कोई रास्ता नहीं है,
मैं लोगों के बीच घूम रहा हूँ, मैं ये दावा नहीं कर सकता कि 100% या 90%, 80% मुसलमान टर्न अप होंगे, लेकिन मुसलमान अब मन बना रहा है कि अब आपके बहकावे में और आपका बधुआ मजदूर सिर्फ इस बात पर नहीं रहेंगे कि आप अपने आप को सेकुलर बताते रहें। नरेंद्र मोदी के प्रति इनकी सोच मुसलमानों में बदल रही है और उस चौराहे पे मुसलमान खड़ा है कि अब एक कदम भी आगे बढ़ा तो ये पूरा नक्शा बदल जाएगा और लोग इस पर सोचने पर मजबूर हैं। एक ही और है जो कि आमतौर पर देश भर में इस बात की चर्चा होती है कि जो मुसलमान है वो जब वोट देने जाता है तो अपनी आर्थिक तरक्की न सोचता है, वो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता है, वो धर्म के बारे में पहले सोचता है। मैं आपसे सहमत हूँ, ये सच्चाई है क्या? मैं आपसे सहमत हूँ और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं। मैं अपने भाषण में कहता हूँ कि इस मुल्क में दो चीज़ें हैं, या पूरी दुनिया में। आप अपने जहन का इस्तेमाल करो, चूंकि ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको जहन दिया है सोचने के लिए, आंख दिया है देखने के लिए, जुबान दिया है बोलने के लिए। उसका अगर सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप पश्ती की तरफ यानी आप पीछे चले जाओगे। मुसलमानों को जज्बात अपने धर्म से और सियासत से जब तक के अलग नहीं करेगा तब तक के इस मुल्क के तरक्की में उस तेजी के साथ शामिल नहीं हो सकता है जिस तेजी के साथ ये मुल्क तरक्की कर रही है। ये मुल्क, मैं समझता हूं कि 8 सालों में पहले भी काम हुए हैं। मैं कहता हूं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, सच बोलना चाहिए, क्योंकि अब लोग सच सुनना चाहते हैं। पहले भी काम हुए मुल्क में, लेकिन जिस इतना बड़ा मुल्क, उस वक्त भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो 50 करोड़ से बड़ी आबादी, आज 135-140 करोड़ है। इस मुल्क को जिस तेजी के साथ तरक्की के, मैं रफ्तार की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं समझता हूं कि वजह यह है कि एक तो भौगोलिक भी थोड़ी वजह हो सकती है। जैसे बिहार, मैं राज्य से आता हूँ, वहाँ आपको समुद्री तट नहीं है, ये एक कारण है। लेकिन दुनिया में एक नहीं कई लाखों मिसाल मिलेंगे कि आप अपने आप का आकलन करो, अपने आप को देखो कि अगर हमारे पास ए अगर उपलब्ध नहीं है तो हम बी को कितना तरक्की कराएंगे, कितना तेजी से लेके जाएंगे कि हमारी भरपाई हो जाए। ये हमारे मुल्क के 1990 से पहले कांग्रेस, उसके बाद लालू, उसके बाद नीतीश जी, भाजपा के साथ जो आज थोड़ी बहुत जो काम दिख रही है, चाहे वो रोड का हो, बिजली का हो, पानी का हो, या सुशासन की बात थोड़ी बहुत भी चर्चा आती है, तो वो जब भारतीय जनता पार्टी के साथ पहला जो सरकार रहा, ये उसकी देन है। उसके बाद नीतीश जी ने लगातार बिहार पे कम फोकस किया, व्यक्तिगत राजनीति पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। ये मैं नहीं कहता हूं, आप कोई भी आकलन कर ले, आप किसी आम आदमी से पूछेंगे, नीतीश जी अगर उस ईमानदारी के साथ काम किए होते तो बिहार की स्थिति आज बहुत बेहतर होती। आप बिहार के बारे में बोल रहे हैं, जब बिहार के बारे में कॉमन ऑब्जर्वेशन है देश भर में कि वही बिहारी जब अपने राज्य में रहता है तो वो पिछड़ा रहता है, वो जातिवादी रहता है, उसके संकुचित विचार होते हैं। लेकिन वो जब बाहर चला जाता है, आप मुंबई चले गए, आपने सफलता के शिखर छुए, कोई दिल्ली जाता है तो वो सक्सेस कर जाता है, अमेरिका में सक्सेस कर जाता है, लेकिन अपने राज्य में रह के वो सक्सेस नहीं करता। वहीं पे कुछ समस्या है स्टेट के अंदर ही। देखिए, मैं इस बात में तो कमी नहीं, मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये सिर्फ बिहार का नहीं, ये पूरी दुनिया की मानसिकता है। और बड़े बड़े राइटरों ने, हमारे यहाँ उसको मुअर्रिख कहते हैं, यानी जो बड़े राइटर होते हैं, जो बहुत सोच की चीज़ लिखते हैं, जिनकी बड़ी ऑब्जर्वेशन होती है, वो ये कहता है कि माहौल एक ऐसा है, आपको मिसाल दे दूंगा कि माहौल ऐसा है कि अगर 4 फरिश्ते के बीच एक शैतान को रख दीजिए तो वो भी फरिश्ता हो जाएगा, और 4 शैतान के बीच एक फरिश्ता को रख दीजिए तो वो भी शैतान हो जाएगा। माहौल का इतना, बिहार का जो वातावरण है वो इतना जातियों में तरक्की का मॉडल नहीं है। तकरीबन आप देखिए कि 1990 के बाद बिहार में एक भी सेशन पढ़ाई की अपने टाइम पर नहीं निकली, माहौल नहीं है। आप कहीं चले जाइए, ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं है, चाहे जिला लेवल हो, प्रदेश लेवल हो, इंटर की पढ़ाई ठीक नहीं है। जहां बेसिक होता है, तो आज बच्चे को पढ़ना होगा तो आप बिहार से बाहर जाना है। तो माहौल जब वाइब्रेंट होगा, पहले तो माहौल को, पूरे देश के माहौल को वाइब्रेंट आके मोदी जी ने किया। वाइब्रेंट करने के लिए वहां के राजनेताओं को अपनी इच्छा शक्ति, अपनी सोच को बदलनी होगी, तभी वहां का माहौल बदलेगा। और इसमें लगातार 32 साल से बिहार पिछड़ता चला गया है। एक और है जो बिहार झारखंड की कॉमन समस्या है,
वो है बांग्लादेशी घुसपैठिए, खास करके आप जिन क्षेत्रों से आते हैं, सीमांचल का वो इलाका हो जाए या फिर झारखंड का हम साहेबगंज, पाकुड़ या संथाल का जो इलाका कहते हैं, वहाँ जैसे ही कोई घुसपैठियों की बात करता है तो उसको लगता है कि ये मुसलमानों की बात कर रहा है। या फिर जब एनआरसी या सीए लाने की बात होती है, बात यही थी कि एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनाया जाए कि कौन हमारे नागरिक हैं कौन नहीं। अब उसे ऐसा मुसलमानों के साथ जोड़ दिया है कि वो शाहीन बाग का प्रयोग के रूप में इस्तेमाल हुआ। ये मैं समझता हूं कि जो 6 दशक में जिस तरह कांग्रेस और नन कांग्रेस और वो पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, वो जो जहनियत मुसलमानों को बनाया, उनकी सोच की जो मादा है, सोच जो जहां बैठकर सोचना चाहिए, ये जहन है। हम अगर ऊपर चले जाएं तो आपको बहुत सारी चीज़ें नीचे की दिखाई देती है, अगर हम नीचे हैं बंद कमरे में तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता। उसी तरह मुसलमानों को सोच को ये लोगों ने एक कमरे में बंद कर दिया है और मुसलमानों को खुद से सोचना चाहिए, न कि इनके अल्फाजों पे जाना चाहिए। और यही वजह है कि आपको शाहीन बाग दिखी। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं कि आप सोचो, पहले अपना आकलन करो, चीज़ों को देखो, पढ़ो, समझो, इस मुल्क की तरक्की कैसे हो सकती है, आपकी सोच कैसे बदलनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जब तक उस पैमाने पर नहीं जाएंगे, आपके सोच का पैमाना नहीं बदलेगा, तब तक के आपकी स्थिति नहीं बदलेगी। और ये दिक्कत मुसलमानों को कांग्रेस और वो पार्टियां कर रखी हैं कि इनकी सोच को बंद कर दो। आपको लगता है कि इन इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आया था, एक टिप्पणी आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इसे चेक नहीं किया गया तो एक दिन ग्रेटर बांग्लादेश की मांग पूरी जाएगी। देखिए, मैं ये जानता हूँ, मैं जिस मुल्क का बासिंदा हूँ, भारतवर्ष, इसके सोवरेनिटी पर, इंटीग्रिटी पर, इसकी शामलियत पर अगर किसी भी तरह का कोई ख़तरा हो तो उसको सरकार को मजबूती से लड़ना चाहिए। और ये सरकार का काम है कि अपने अहाते को, यानी आपकी बाउंड्रीज़ को, आपके जहाँ से घुसपैठ होने के रास्ते हैं, उस पर आप चौकसी बरतें और ऐसे लोगों के साथ सख्ती से बर्ताव करें जो मेरे मुल्क में आकर यहाँ के मुसलमानों को तकलीफ़ में डालना चाहते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा विक्टिम तो यहाँ के लोकल लोग होते हैं ना, क्योंकि उन्हीं की ज़मीन पे, उन्हीं के वजह से हमारी आज ये बदनामी भी है और बर्बादी भी है। 4, 10 हज़ार, 2 हज़ार, 5 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार लोग आते हैं, लेकिन यहाँ के 22 करोड़ मुसलमानों को उससे तकलीफ झेलना पड़ता है और उसकी कष्ट भी सहनी पड़ती है। इसलिए मुसलमानों की अपनी सोच बदलकर ऐसे लोगों को रोकना भी चाहिए जहां वो रोक सकते हैं, और उसमें आपको कानून का साथ देना चाहिए। और मुल्क के शामलियत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए और अपनी तरक्की के लिए आपको सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए। एक और आरोप है आपकी पार्टी पे, खास करके जब से मोदी अमित शाह आए हैं, कि ये विपक्षी दलों की जो सरकारें उन्हें परेशान करते हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, जांच एजेंसियों से परेशान कर रहे हैं। आप अचानक कहीं से छापा मरवा देते हैं विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर। उनका कहना है कि ये बीजेपी के लोगों के ऊपर ये छापेमारी क्यों नहीं होती। मैं चलिए अगर आपकी बात मान भी लूँ तो मोदी जी तो 8 साल से आए हैं। ये उससे पहले जो सरकारें कांग्रेस की रही, या आप इतिहास उठा के देख ले कि कांग्रेस के रिजिम में क्या छापेमारी, ईडी बनाई क्यों गई? छापेमारी नहीं होती थी। सीबीआई लोगों को, गलत लोगों को नहीं पकड़े। और जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और भ्रष्टाचार उन प्रदेशों में ज़्यादा है जहां भाजपा की सरकार नहीं है, तो क्या उसकी खोज नहीं होनी चाहिए? क्या मोदी जी की और अमित शाह की ये जिम्मेदारी नहीं कि भ्रष्ट लोगों को पकड़े? अगर वो ये काम कर रहे हैं तो वो गुनहगार हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये गुनाह उनको कबूल करना चाहिए कि मैं भ्रष्ट लोगों को पकड़ता हूँ। अगर तुम्हारे नज़र में ये गुनाह है तो ये गुनाह मुझे कबूल है। अभी बिहार के प्रकरण के बाद विरोधी पक्ष जो है वो उत्साह में है। उन्हें लगता है कि ये मौका है जब विपक्षी एकता जिसकी बात की जाती है वो हो सकता है। नीतीश कुमार सबको जोड़ लेंगे, शरद पवार जोड़ लेंगे, ममता बनर्जी जोड़ लेगी, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी कहती है कि प्रधानमंत्री मटेरियल वो हैं, ममता बनर्जी की पार्टी कहती है प्रधानमंत्री मटेरियल वो हैं, शरद पवार की पार्टी कहती है प्रधानमंत्री मटेरियल वो हैं, और अरविंद केजरीवाल तो प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। इस बीच राहुल गांधी भी एक प्रधानमंत्री मटेरियल है। आपको लगता है कि मौजूदा वक्त में विपक्षी एकता संभव है और वो एक साथ आकर बीजेपी को हरा देंगे? देखिए, मैंने जब से होश संभाला है राजनीति 1992 से मैंने शुरू की, उससे पहले भी मैंने देखा है
कि जब जनता दल थी, जनता पार्टी थी, पूरे देश में ये एक पार्टी होकर एक कांग्रेस को टक्कर दे रही थी, उस वक्त तो ये लोग एक साथ रह नहीं सके। आज तो इनकी वजूद भी नहीं है। ये तो अपने तालाब में खुद इतने उछलेंगे कि वहीं मर जाएंगे, कहीं और उनको दिल्ली पहुंचने की नौबत आने वाली नहीं है। ये वो तालाब के मछली हैं जो अपने मेढक की तरह अपने ही तालाब में उछलेंगे और कहेंगे यही मेरा दुनिया है। जैसे कोई एक मेढक खुद अपने जब कुएं में रहता है तो कहता है कि यही है। पर ललन सिंह तो कहते हैं कि बिहार, झारखंड और बंगाल में अगर हम 40 सीटें कम कर सके भाजपा के तो फिर कुछ भी हो सकता है, खेला हो जाएगा देश में। अब ललन जी का मैं बात नहीं करूंगा। मैं बहुत लोगों को बहुत करीब से जानता हूं और उनके सियासत के तर्ज को भी जानता हूं, उनके सोच को भी जानता हूं और उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को भी जानता हूं। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लोग भी अपने आप को कैंडिडेट कह रहे हैं कि मैं इस मुल्क का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूँ, ये मुल्क की जनता कह रही है कि अगला 2029 तक तो भूल ही जाओ, सपने में भी मत देखो। 2029 के बाद सपना देखा करोगे और शायद उस वक्त देख सकोगे, फिर तो 2039 में उसके बाद आप लड़ाई के लिए शायद काबिल हो जाओ। तो 2039 अगला 15 साल इस मुल्क में कोई और पार्टी सपना देखने के लिए भी 10 बार सोचेगी। नीतीश जी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि जिसको बर्बाद करना होता है उसको आगे करके उसको माउथपीस बनाते हैं। शिवानंद तिवारी, RCP सिंह, उससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव भी बोलते थे। अब ललन सिंह ज़्यादा दिख रहे हैं मीडिया में, और ख़ास करके जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, लालू जी से मिल रहे हैं, वहाँ बयान दे रहे हैं, एक एक दिन में 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आपको क्या लगता है? मैं ये सिर्फ यही कहूँगा कि अगर कोई भी शख्स अगर सियासत में है और अपने माजी यानी पिछले चीज़ों से अगर सबक नहीं सीखे तो वो उससे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं हो सकता। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि राहुल गांधी कभी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकेंगे? देखिए, मैं तो हमारे यहाँ वैसे भी मैं कोई ज्योतिष हूँ नहीं, लेकिन अभी तक मैं मटेरियल पे नहीं जाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को भी सियासत में शिखर पे जाना है तो उसको भारतीय जनता पार्टी के वर्करों से और प्रधानमंत्री से और अमित शाह से सीख लेनी चाहिए। मैं किसी दोवेश में नहीं बोल रहा हूँ। और राहुल गांधी 3 घंटा पॉलिटिक्स करके इस देश के प्रधानमंत्री किसी कीमत पे इस जन्म में तो नहीं बन सकते। शाम को 7 बजे मैं राहुल जी की या इस देश की हर जनता की मैं इज़्ज़त करता हूँ, चूँकि वो मेरा देश भाई है और हर पॉलिटिकल पार्टी की हम इज़्ज़त करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत बुलंदी पे चढ़ना है तो मेहनत उसी तरह करनी होगी, और ये देश बहुत बड़ा है। हिमालय की चोटी पर अगर चढ़ना होगा तो आपको बड़ी मेहनत मुशक्क़त करनी होगी और बहुत साजो सामान के साथ आपको लैस होना पड़ेगा। अभी तक जो मैं देखता हूँ और जो कार्यकलाप रहा है राहुल गांधी जी का, मैं इतना दिनों में इस देश की जनता क्या सुनना चाहती है और आपका बोलने का अंदाज क्या है वो नहीं बदल पाए तो फिर इस देश के प्रधानमंत्री तो बहुत मैं समझता हूँ दूर की। हम रांची में बैठे हुए हैं, जो मौजूदा हेमंत सरकार चल रही है, बार बार भ्रष्टाचार के तो आरोप लग ही रहे हैं। एक आशंका हमेशा मीडिया में चलती रहती है कि सरकार रहेगी कि नहीं, अब गिरी कि तब गिरी, अब गिरी कि तब गिरी। आरोप ये है कि आप लोग इस सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं और पीछे से षड्यंत्र रचते रहते हैं कि कैसे इनकी सरकार गिर जाए। आप लोग आदिवासियों को परेशान कर रहे हैं। देखिए, इस मुल्क में मुसलमान होना, आदिवासी होना, ईसाई होना, सिख होना, इस बात का सबूत और इस बात की दलील नहीं हो सकती कि आप करप्शन करो। इस देश में कानून सबके लिए है, हम सबकी इज्जत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस देश के आखिरी पंक्ति पर बैठा हुआ शख्स, गरीब हो, किसी जाति किसी धर्म से हो, उसकी इज्जत करती है, उसकी सम्मान करती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप देश के कानून को ताक पर रखकर आप जो चाहो वो कर लो। अगर आप गलत करोगे तो उसकी सजा भुगतनी होगी, चाहे वो जिस जाति और जिस धर्म के हों। तो आपको लगता है कि ये जो बाहरी लोग हैं वो यहाँ के मूलवासी आदिवासी की सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और आप लोग साजिश रचते रहते हैं कि एक बेचारा जो आदिवासी CM बना है उसे आप लोग हटा देना चाहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी को पहला मुख्यमंत्री नहीं बनाया था? आपको जब यहाँ पहली सरकार बनी
तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आदिवासियों को मूलतः और मुख्य रूप से सामने रखा और मौका दिया, उसके बाद भी बनाया। और भारतीय जनता पार्टी जो उसको जगह देनी चाहिए, जो मुकाम देना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जो आदिवासी की बात कर रहे हैं और आज हमारे कैबिनेट में मंत्री हैं, आज हमारे इस देश का सर्वोपरि सबसे उस देश का मुखिया को बना के उन्होंने ये साबित, भारतीय जनता पार्टी, ये लोग तो ऐसे हैं कि ये अपने मकसद के तहत अपने जातों को, धर्मों को सामने रखकर और अपने कुकर्मों को छुपाना चाहते हैं। तो ये थे साबिर अली जी, पूर्व राज्यसभा सांसद, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री, और तमाम मुद्दों पर आपने अपनी बेबाक राय रखी। तो देखना यह है कि जो नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है पसमानदा स्नेह सम्मेलन के जरिए, या जो अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं पूरे मुस्लिम मुल्कों के साथ, जो एक गहरा संबंध उन्होंने स्थापित किया है, दोस्ती का संबंध, इन सब का असर झारखंड के, बिहार के और ख़ास करके इस देश के मुसलमानों पर क्या होगा, और क्या इस देश का मुसलमान कभी नरेंद्र मोदी को वोट करेगा या नहीं करेगा। विपक्षी दलों का कहना है नहीं करेगा, भाजपा का कहना है कि हम किसी के दुश्मन नहीं, सब हमारे अपने हैं, इस देश की 125 करोड़ जनसंख्या देशभक्त है। साबिर जी, आप हमारे साथ जुड़े, इस बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आप देखते रहिए बाक बेबाक।